हेलो एंड वेलकम टू पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर और मैं हूं करुणा। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा शब्द है जो हम में से कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना उम्र देखती है ना ही किसी का जेंडर। हर मर्द और महिला इस भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कैंसर के अनेकों प्रकार हैं। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आज हम जिस कैंसर के बारे में जानेंगे वो है हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, यानी कि खून में होने वाला कैंसर। क्या है ये कैंसर, क्यों होता है, कैसे होता है, किसे होता है और इसे कैसे पहचानें और इससे कैसे बचें? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और इस काम में हमारी मदद करेंगे अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद के डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के डॉक्टर चिराग शाह। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते व्यूअर्स। डॉक्टर, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं? हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज यानी ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्लड के कणों की कैंसर है। नॉर्मली हम जो जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या मुंह का कैंसर वगैरह, जिसमें एक गठान होती है और पहले एक बड़ी शरीर में गांठ होती है या गांठ कहीं दबाव करने से दर्द करती है, इस तरह से इसका निदान होता है। ब्लड कैंसर में क्योंकि ये ब्लड एक प्रवाही रूप में होता है, ऐसी कोई गठान नहीं होती है। ज़्यादातर केस में जो सिम्टम्स हैं उसके, वो या तो ब्लड कम होने से होते हैं या रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से इन्फेक्शंस होते हैं, और कुछ केसेस में लसिका ग्रंथि जैसे गले में गांठ होना, जो अपने लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उसकी सूजन होना, बुखार आना, फिर हड्डियों में दर्द होना, क्योंकि बोन मैरो जहाँ पे ब्लड बनता है वहाँ पे ये कैंसर की मात्रा बढ़ने से पूरे हड्डियों के अंदर बहुत दर्द हो सकता है या कोई एक जगह पे हड्डी वीक होने से फ्रैक्चर हो सकता है। तो नॉर्मली जो कैंसर की हमारी मान्यता है कि कैंसर माने गांठ होना, उससे बहुत ही अलग प्रकार का प्रेजेंटेशन है। और उसकी जो बढ़ने की मात्रा है, जो स्पीड है, वो भी रूटीन कैंसर की गांठ से फास्ट होती है। इसीलिए एक ब्लड कैंसर का बहुत जो डर रहता है कि ये फास्ट बढ़ेगा, बहुत जल्दी से प्रॉब्लम करेगा और बहुत जल्दी से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सॉलिड ट्यूमर्स और हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, इसमें अंतर क्या है? सॉलिड ट्यूमर जो हम कॉमनली जानते हैं, ये इंडिया में जो होते हैं, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस और कई सारे पेट के कैंसर, उसमें जो कोई एक शरीर का भाग है उसके कोश जो हैं उसका कैंसर होता है, सेल्स का कैंसर। तो जैसे मुंह के सेल का कैंसर हुआ तो वो एक एरिया में कैंसर के कोश बढ़ने लगते हैं और मात्रा बहुत अनकंट्रोल बढ़ने से ये वहाँ पे एक बड़ी गांठ हो जाती है और फिर वो एरिया में वो धीरे धीरे नुकसान करने लगता है। ब्लड कैंसर में ये होता है कि ब्लड की कोई कण, जैसे कि वाइट सेल्स हैं, श्वेत कण, उसका कैंसर होता है। तो ये श्वेत कण की मात्रा बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते इसके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको ये सप्रेस करते हैं। तो हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, प्लेटलेट करके जो ब्लड के और कण होते हैं वो कम होने लगते हैं। प्लेटलेट कम होने से हेमरेज हो सकता है या जो ब्रूजेस बोलते हैं, चमड़ी पे लाल लाल स्पॉट हो जाने, वो हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से बहुत वीकनेस होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से बुखार आता है या सीरियस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड कैंसर जो है उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। कुछ केसेस में ब्लड कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग भी है। सारे ब्लड कैंसर फास्ट ग्रोथ वाले नहीं हैं, जैसे CLL, CML वगैरह जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। किस एज ग्रुप के लोगों को हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज का सबसे ज्यादा खतरा होता है? ब्लड कैंसर्स के बहुत सारे प्रकार हैं और वो कोई भी एज ग्रुप में आ सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ब्लड कैंसर
कोई बच्चों में होने वाली बीमारी नहीं है, या कोई भी कैंसर बच्चों में नहीं होते हैं। इंडिया में हर साल लगभग 10 लाख नए कैंसर होते हैं, उसमें से 1 लाख कैंसर बच्चों में होते हैं। तो और उसमें से सबसे ज़्यादा होने वाला जो है वो ब्लड कैंसर है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। उसके उपरांत जो भी अलग अलग प्रकार हैं वो कोई भी एज ग्रुप में 1 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल तक कभी भी कोई भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग होते हैं कि ALL जो है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है जो एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल माइलोमा है वो एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर, भारत में कौन से हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज ज़्यादा कॉमन हैं? इंडिया में जो कैंसर्स होते हैं ब्लड के, उसको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। एक जो है एक्यूट ल्यूकेमिया, जो कि फास्ट बढ़ने वाले, उसमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया दोनों इंडिया में बहुत कॉमन है। फिर आते हैं क्रोनिक, जो कि धीरे बढ़ने वाले ल्यूकेमिया, वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इंडिया में क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया कंपैरेटिवली कम है अमेरिका यूरोप की कंपैरिजन में। फिर आते हैं मल्टीपल माइलोमा, जो एक बोन के अंदर रहने वाले एक कोश प्लाज्मा सेल से उत्पन्न होते हैं और वहीं से प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। और फिर तीसरा बड़ा ग्रुप है लिम्फोमा, जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा करके 2 बड़े प्रकार हैं, और उसके फिर अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं। क्या हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज का इलाज हो सकता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ब्लड कैंसर का जो डर है वो निकालना जरूरी है। एक तरह से देखें तो सारे कैंसर में सबसे ज़्यादा क्योर रेट एक्चुअली ब्लड कैंसर का है, जो कि सुनकर कई लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ब्लड कैंसर तो सबसे भयंकर बीमारी है और आप बोल रहे हैं कि उसका क्योर रेट सबसे ज़्यादा है। स्टैटिस्टिकली देखें तो जो हमने कॉमन जो कैंसर्स की बात की ब्लड कैंसर की, उसमें एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो बच्चों में है जब सबसे ज़्यादा, उसका क्योर रेट लगभग 80% है, 80%। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया का क्योर रेट लगभग 50% है, 50%। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा का लगभग 60% और हॉजकिन्स लिम्फोमा का लगभग 70-80%। सो आप देख सकते हैं कि बाकी कैंसर की कंपैरिजन में जो कि एवरेज 30 से 50% होता है, स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये बहुत ही अच्छे क्योर रेट है। और ये मैसेज, ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट जो है बहुत जल्दी से होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वेट करते हैं तो ये ऐसे कैंसर्स हैं कि बहुत जल्दी से लाइफ का रिस्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ब्लड कैंसर के लिए, और कई बहुत रेजिस्टेंट ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने पूरा जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट हैं, पूरा ट्रीटमेंट सिनारियो चेंज कर दिया है। और उसकी क्रेडिट जाती है अमेरिका के एक सेंटर ने, जिन्होंने ये शुरू किया आज से लगभग 40-50 साल पहले, और तब से लेके आज तक ये ट्रीटमेंट का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। और ये ट्रीटमेंट आज कई सारे डिफ़िकल्ट ब्लड कैंसर्स में एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गई है। जिनके ब्लड कैंसर रूटीन ट्रीटमेंट के बाद भी वापस आया है, उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड है। और माइलोमा जैसे कैंसर में ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जैसे कि कुछ कीमोथेरापी, 2-3 महीना कीमोथेरापी दे के उनको ट्रांसप्लांट में लिया जाता है। इसका नाम जो है ये ट्रांसप्लांट है, इसलिए कई लोग समझते हैं कि इसमें कोई ऑपरेशन है, पर इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। इसकी जो बेसिक प्रोसेस है वो ऐसी है कि अगर किसी को रेजिस्टेंट कैंसर है
जो रूटीन कीमोथेरेपी से नहीं जा रहा है तो हम उनको हाई डोज में कुछ दवाइयाँ देते हैं। जब ये हाई डोज कीमोथेरेपी या और दवाई देते हैं तो बोन मैरो जो है वो एकदम सप्रेस हो जाती हैं, ब्लड काउंट बहुत कम हो जाते हैं। तो उसकी रिकवरी के लिए हमें हमारे खुद के ही सेल्स, स्टेम सेल्स, जिससे बोन मैरो फिर से वापस ग्रो हो सके, वो दिया जाता है। और वो दिया जाता है सिर्फ एक इंजेक्शन से, ना कि कोई ऑपरेशन से। तो बोन मैरो में से सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, और ये हाई डोज दवाई देने के बाद उसको फिर से ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अपने कोई खेत है, खेत को पूरा पहले साफ कर दिया, अब उसमें फिर से आप बीज डालते हैं तो ये पूरा फिर से उगता है। तो ये प्रोसेस को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। और पहले इसका नाम बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए हुआ कि पहले स्टेम सेल्स जो हैं, ये कोश सिर्फ बोन मैरो से निकाले जाते थे। तो उसमें पीछे की जो हड्डी है वहाँ से बहुत सारे पंक्चर करके स्टेम सेल निकाले जाते थे, या तो पेशेंट के खुद से या कोई हेल्दी डोनर से। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बदले ज़्यादातर हमारे जर्नल्स में या टेक्स्ट बुक्स में अब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। और उसका कारण ये है कि अब स्टेम सेल लेने के और सोर्सेस हो गए हैं। अब बोन मैरो के बदले हम स्टेम सेल्स लेते हैं और दूसरे सोर्सेस से। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो पहले की कंपैरिजन में अभी ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हुए हैं। जो मैंने आगे बताया कि अभी और सोर्सेज हैं ट्रांसप्लांट के, वो जो फ़र्क आया है वो रिस्क कम होना, उसका मेन कारण ये है कि पहले जो बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेते थे उसको बॉडी में बोन मैरो की रिकवरी करते काफ़ी टाइम लगता था। अब जो है हम पेरिफेरल ब्लड से स्टेम सेल्स लेते हैं, तो जो पेशेंट का या दूसरे डोनर के सेल्स ब्लड से सेपरेट किए जाते हैं। डायलिसिस की तरह एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें शरीर में से ब्लड जाके बाहर से अंदर आता है और बाहर मशीन उसमें से स्टेम सेल अलग निकाल कर बाकी का ब्लड वापस देता है। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बोन मैरो को बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, इसलिए वो इन्फेक्शन का रिस्क, हेमरेज का रिस्क वगैरह बहुत कम हो गया है। और उसी कारण से आज जो है बहुत ओल्ड पेशेंट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे पहले 50 साल से ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स ना बोल देते थे, आज हम 65, 68, 70 की एज में भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चिराग कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके जरिए हमारे दर्शकों ने खून के कैंसर के बारे में जाना और इस जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में जाना। पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम किसी और कैंसर पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।